स्टूडेंट, वेलकम टू एस स्टडी नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने चल रहे हैं इस साल के प्रीवियस वीडियो की तरह से नए वीडियो पर आज हम आएंगे। आज हम स्टडी करने चल रहे हैं हिंदी मीडियम से गणित पढ़ने का एक नया तरीका। आज से हम क्लास 10th की क्लास को स्टेबल करेंगे और सीखेंगे कैसे हम क्लास 10th में इस वीडियो के माध्यम से अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो आज के हम वीडियो में सबसे पहले क्लास 10th की सिलेबस को देखेंगे, जो कि एकदम न्यूनतम सिलेबस है, जो कि 2021 के लिए एप्लीकेबल है। तो आज से हम स्टडी करने चल रहे हैं क्लास 10th की 2021 के न्यू सिलेबस को। तो चलिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं हमारा सिलेबस क्या है। तो आज के सिलेबस में हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले टॉपिक जानने की कोशिश करेंगे। तो हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे पहला टॉपिक है बीज गणित, जिसको हम लोग इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा होगा बीज गणित और दूसरा टॉपिक हमारा निर्देशांक ज्यामिति और तीसरा टॉपिक है ज्यामिति, ठीक है। और चौथा टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति। और पांचवा टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति के बाद अगला टॉपिक जो होगा वो है मेंसुरेशन। और उसके बाद छठा टॉपिक है सांख्यिकी और उसके बाद सातवां टॉपिक है हमारा प्रायिकता। तो ये 7 टॉपिक है। बीज गणित का स्टार्टअप हम जब करेंगे जब शुरू करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होगा संख्या पद्धति, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं, इनके अलग अलग कई सारे टॉपिक्स होंगे, तो हम इन पे स्टडी करेंगे। अगर हम इसमें बात करें तो ये हमारे जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है या अन्य बोर्ड के सिलेबस में जब हम इन सब की स्टडी करते हैं तो पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स ये जानिए कि यूपी बोर्ड या अन्य अदर्स सभी बोर्ड्स को अपने एनसीईआरटी के थ्रू एक सिलेबस दे दिया गया है। सभी को वही सिलेबस अप्रूवल किए गए हैं और सभी को वही सिलेबस पढ़ने हैं। बस किसी में थोड़े बहुत चेंजिंग किए गए हैं और बाकी सभी सिलेबस सेम है। तो आज के टॉपिक में हम जैसे ये हमारी यूनिट्स थे। अब इन यूनिट्स की बात करें तो हमारे में कौन सी यूनिट्स कितने मार्क्स की आएगी, हम इस पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति की बात करें तो ये हमारा देखिए, अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें बेसिकली तो यूपी बोर्ड में 70 मार्क्स के हमारे रिटन होते हैं। 70 मार्क्स का रिटन होता है और 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो 70 मार्क्स के रिटन में हम कैसे इन टॉपिक्स को पढ़ें कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स देगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संख्या पद्धति की, तो संख्या पद्धति हमारे यहाँ 5 अंक का गेन होता है। तो अंक अगर हम यहाँ लिखें, इसको बोलते हैं अंक विभाजन। तो अब यहाँ पर हम टोटल बीज गणित की बात करते हैं। तो टोटल बीज गणित हमारे पास जो आता है वो आता है 23 मार्क्स का, ठीक है। अगला है निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति हमारे पास आता है 6 का, ठीक है। ज्यामिति की बात करें, अगर हम ज्यामिति की बात करते हैं तो ज्यामिति हमारे पास आता है 12 अंक का। त्रिकोणमिति की बात करें, अब देखिए हमारे टॉपिक ऐसे बढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति की बात करें तो ये भी हमारे पास 12 अंक का। मेंसुरेशन 8 अंक का, ठीक है। अगला है सांख्यिकी। अगर हम सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी हमारे पास आते हैं, देखिए सांख्यिकी 6 का और प्रायिकता जो होती है वो 4 डिजिट का होता है। अब अगर हम इन सब को ऐड करें तो देखिए कितना होता है, 6 4 10, 8 2 10 20, 6 2 8, ये 22 मार्क्स कर लीजिए। अब सही हो गया, 30 हो गया, 2 3 2 5 1 6 7, 70 मार्क्स ये फुल हो गए। अब फिर से एक बार जान लीजिए कि हमारे पास टॉपिक 7 है। अलजेब्रा फर्स्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति हमारा सेकंड टॉपिक है, फिर उसके बाद ज्योमेट्री है थर्ड टॉपिक, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं इसे, ये हमारा फोर्थ टॉपिक है। फिफ्थ टॉपिक है मेंसुरेशन, ठीक है।
6 टॉपिक है सांख्यिकी और 7 टॉपिक है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसे। इंग्लिश में अगर हम इन सब की स्टडी करें तो इसको अलजेब्रा बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, इसको ज्योमेट्री बोलते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, इसको मेंसुरेशन ही बोलते हैं, इसको सांख्यिकी बोलते हैं, सांख्यिकी को स्टैटिक्स बोलते हैं और प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इनके अंक की बात करें तो ये 22 मार्क्स का आता है बोर्ड परीक्षा में। अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड का जब हम पेपर देने जाएंगे तो इनको इस हिसाब से सेटअप किया जाता है। 22 मार्क्स का हमारे पास क्या आता है, बीजगणित, और 6 मार्क्स का आता है हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति 12 मार्क्स का, और त्रिकोणमिति 12 मार्क्स का, मेंसुरेशन 8, सांख्यिकी 6 और प्रायिकता 4 मार्क्स की हमारे पास आती है। टोटल हम रिटन एग्ज़ाम जो होता है वो 70 नंबर्स में देते हैं। अब हम स्टडी करेंगे, जैसे इन सब के बारे में जाने तो सबसे पहले अलजेब्रा की हम बात करते हैं, बीजगणित की बात करते हैं। तो बीजगणित में हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे पहला है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या हो गया। दूसरा है हमारा बहुपद यानी पॉलिनोमियल, ठीक, और तीसरा टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें हमारे पास जो आएगा वो होगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और यानी 2 चरों के रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 चरों के रैखिक समीकरण तीसरा स्टेप होगा जो कि बीजगणित का है, और चौथा जो होगा वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और पांचवा होगा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 5 टॉपिक से हमारा अलजेब्रा बनता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, पहला है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, दूसरा हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल यानी बहुपद, तीसरा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों के रैखिक युग्म समीकरण। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 2 चरों के रैखिक युग्म समीकरण पढ़ते हैं, और तीसरा टॉपिक हो गया। और चौथा टॉपिक हमारा जो होगा वो है द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद हमारा आता है 5th टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 5th टॉपिक में हमारा जो वो होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। अगर ये हम 5 टॉपिक कवर करते हैं तो इन 5 टॉपिकों से हमें 22 मार्क्स गेन होते हैं, यानी 22 मार्क्स हम पा सकते हैं। ठीक, तो ये बीजगणित सबसे बड़ा पोर्शन है, और सबसे पहले हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा यह है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर, हिंदी में बोलें तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। देखिए डियर स्टूडेंट, इसको हमने स्टडी करने के लिए क्लास 9th में हम लोगों ने सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ा था, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाया गया है। यहाँ पर नंबर टॉपिक में क्या होता है, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वहाँ पर रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर पे था। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम रियल नंबर की स्टडी करें तो रियल नंबर में क्या होता है, ऑल आर रेशनल नंबर्स, ऑल आर इरेशनल नंबर, यानी सभी प्रकार की परिमेय संख्याएं और सभी प्रकार की अपरिमेय संख्याएं जब के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या अगर किसी से पूछा जाए तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू क्या होगा, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। यानी रियल नंबर के बारे में अगर हम स्टडी करें तो रियल नंबर क्या है, यानी जितनी परिमेय संख्या होती हैं और जितनी अपरिमेय संख्या होती हैं, अगर उन सब को अगर हम पूरा होल स्टडी करें तो उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो हम, अब लोगों ने कहा कि अगर वास्तविक संख्या तो जरूरी है काल्पनिक संख्या भी होगी। जी हाँ, काल्पनिक संख्या भी होती है। काल्पनिक संख्या को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जो कि क्लास 11th का कोर्स है, हम वहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी हमें सिर्फ रियल नंबर पे स्टडी करना जो कि क्लास 10th का है। तो क्लास 10th में यानी हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम आए अपने टॉपिक पर कि हमें रियल नंबर में पढ़ना क्या क्या है, तो ये वास्तविक संख्याओं में हमें पढ़ना है कुछ बातें हैं। जैसे पहला है हमारा प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लेम्मा। पहला है प्रमेयिका क्या है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या है, ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा। तीसरा है, अब इसी को हम लोग एक मैथमेटिशियन के नाम से पढ़ेंगे तो बोलेंगे क्या, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड डिवीज़न
एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीज़न प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, अब यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, इसी को अगर हम स्टेप टू स्टेप सॉल्व करते हैं तो उसको हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, अगला है चौथा टॉपिक है आधारभूत अनुपात, आधारभूत थ्योरम, आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं इसे। ठीक है, इसको प्रमेयिका को लेम्मा बोलते हैं, एल्गोरिथम को हम लोग प्रमेयिका को लेम्मा, एल्गोरिथम को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम ही बोलते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्ड भी यही है, हिंदी वर्ड भी यही है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया, इसको यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा बोलते हैं। आधारभूत प्रमेय को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम। ठीक, इसके बाद अगर हमें पढ़ना है तो उसके बाद 5वें नंबर पे हमें पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं को का सत्यापन, संख्याओं का सत्यापन पढ़ना है। ठीक है, सत्यापन जैसे कि √2, √3, √5, ठीक है, डॉट डॉट इज़ अ इरेशनल नंबर, यानी ये कैसे सिद्ध करते हैं कि √2, √3, √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका सत्यापन पढ़ना है। ठीक, और उसके बाद दो तरह के अशांत और अशांत अनावर्ती संख्याओं के बारे में स्टडी करेंगे, संख्याओं के बारे में। ठीक है, ये है हमारा, इतने टॉपिक के साथ हमारा रियल नंबर कवर हो जाएगा। अगर हमें रियल नंबर की स्टडी करनी है तो इन सब के बारे में जानना होगा। प्रमेयिका क्या है, एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, आधारभूत प्रमेय क्या है, और अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन कैसे करते हैं। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में 1-2 नंबर या 4 नंबर की सवाल में आ जाता है। अगला है अशांत अनावर्ती संख्याओं के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इन सब के बारे में स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा और उसके लिए आपको अपनी नोट्स तैयार करनी होगी। ठीक है, चैनल एस स्टडी नॉलेज पॉइंट है, इसे आप अपने साथ सब्सक्राइब करिए और रोज़ अपने कंटिन्यू, अब मैं इसके साथ इसका वीडियो लेकर के आपके साथ परमानेंट आता रहूँगा और आपसे आग्रह करूँगा कि आप अपनी नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद इस पे स्टडी करना शुरू करें। ठीक है, तो आज हमारा पहला टॉपिक है प्रमेयिका क्या है। तो आज के टॉपिक में हम प्रमेयिका, इसके लिए सबसे पहले नोटबुक उठाइए, मैं बताते चल रहा हूँ, आप उसे लिखते चलें। प्रमेयिका क्या है, तो प्रमेयिका एक पहले से कहा हुआ कथन होता है। प्रमेयिका एक स्टेटमेंट होता है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए लागू किया जाता है। जैसे हम कोई बात हम कह रहे हैं और उसको हम कहें और मेरे बात को आप किसी और के लिए अप्लाई करके उसे सिद्ध कर दीजिए, तो उसी को हम कहते हैं प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके द्वारा हम अन्य कथनों को सत्य सिद्ध करते हैं। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके द्वारा हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। ठीक है, आगे है एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम में सीधे सीधे जानिए कि जो प्रमेयिका होती है उसी को सॉल्व करने की, यानी उसको अगर हम हल करते हैं तो हल करते समय उसके चरणसा प्रक्रिया को अपनाते हैं। यानी एल्गोरिथम क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं तो बनाने के लिए हमें स्टेप टू स्टेप चलना पड़ता है। अगर हम स्टेप टू स्टेप चलते हैं तो हम कहते हैं कि हम वो चीज़ को क्रम से फॉलो कर लेते हैं। जैसे हमें IAS बनना है तो हमें क्या करना होगा, स्टेप टू स्टेप जाना होगा। पहले क्या करना होगा, ग्रेजुएशन करना होगा, फिर ग्रेजुएशन करने के बाद प्रिपरेशन करना होगा, प्रिपरेशन करने के बाद IAS की तैयारी करनी हो, मतलब IAS का फॉर्म भर के उसमें अपीयर होना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये एल्गोरिथम क्या है, एक चरण सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रमेयिका को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यानी ज़्यादातर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में स्टडी जब करेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या चीज़ है, यहीं से हमारा टॉपिक शुरुआत होता है। तो चलिए अपनी नोटबुक में हेडिंग डालिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका। ये देखिए हमारे मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, जिन्होंने अपने ये प्रमेयिका को दिया, जिसका उपयोग हम लोग बेसिकली एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि ये डिवीज़न मेथड है। क्या है? डिवीज़न मेथड है। तो इसका एक प्रारूप होता है, इसमें कुछ नंबर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास चलिए ए बी एंड आर, ए बी आर, क्यू एंड आर, क्यू एंड आर क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, अब हमारे पास ए बी क्यू एंड आर मैंने बेसिकली लिया, क्यों? अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो ए क्या है, ये यहाँ देखिए, इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी ये सभी पूर्णांक जो हैं उनको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर क्या होता है, पहली प्राथमिकता होती है ए जो होता है वो हमेशा बी से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, यानी ए बी से बड़ा होना चाहिए, पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें तो ए हमारा जो है, अगर हम बात करें ए की, तो ए हमारा भाज्य होता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं भाज्य। इसके बाद बी जो होता है वो हमारा होता है भाजक, क्यू हमारा जो होता है उसको भागफल बोलते हैं, और आर जो होता है वो हमारा शेषफल होता है। अगर हम इसे जानने की कोशिश करें तो ए हमारा जो है वो डिवाइडेंट है, बी जो है वो डिवाइज़र है, क्यू जो है कोसेंट है, और आर जो है रिमाइंडर है। ठीक है, भाज्य भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल, इस प्रारूप में हम इसे यूज़ करते हैं। अगर किसी ने पूछा ए क्या है तो आपको फर्स्ट से बताना है, ए डिवाइडेंट है, बी जो है डिवाइज़र है, क्यू जो है कोसेंट है, और आर जो है रिमाइंडर है। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इस प्रारूप से हम क्या करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि आर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा 0 से एबव होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 सो ऑन कुछ भी हो सकती है, यानी 0 से स्टार्ट होकर के चलती है, 0 के बराबर हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जानने की। अब इसका यूज़ करते हैं हम किसी सवाल में। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक अगर आप अप्लाई करिए तो वहाँ पर एक पहेली दी हुई है। पहेली कुछ इस तरह से, मैं उसको एक बार रिपीट करता हूँ, पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आप अपनी एनसीईआरटी बुक जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका करके है, वहाँ पर वो पहेली दी हुई है। मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 2-2 गिनने पर, 2-2 गिनने पर एक बचेगा, 2-2 गिनने पर एक बचेगा, यानी समझिए कुछ इस तरह से पहेली है। अगर हम 2 और 2 गिनते हैं, 2 और 2 गिने तो कितना बचे? एक बचेगा, एक बचेगा, यानी हम 2-2 गिनते हैं तो एक बचता है। अगर हम 3-3 गिने, 3-3 गिने तो पता है कितना बचेगा? 3-3 गिनने पर 2 बचेगा, 3-3 गिनते हैं तो कितना बचता है? 2 बचता है। और अगर हम 4-4 गिने, 4 और 4 गिने तो कितना बचेगा? 4-4 गिनने पर 3 बचेगा। और अगर हम 5-5 गिनते हैं तो कितना बचता है? गिने तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। और अगर हम 6-6 गिने तो कितना बचता है? 5 बचेगा। और अगर हम 7-7 गिने तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो पूछता है कि इस टोकरी में कितने अंडे थे, यानी एक टोकरी है जिसको अगर हम इस रेशियो से गिन रहे हैं, क्या 2-2 गिन रहे हैं तो 1 बच रहा है, 3-3 गिन रहे हैं तो 2 बच रहा है, 4-4 गिन रहे हैं तो 3 बच रहा है, 5-5 गिन रहे हैं तो 4 बच रहा है, और अगर 6-6 गिन रहे हैं तो 5 बच रहा है, 7-7 गिन रहे हैं तो 0 बच रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक थार्नाडाइक, एक क्या था? थार्नाडाइक एक फिलोसफर था, डाइक है, थार्नाडाइक। ठीक है, इसने एक, अब समझिए ये क्या थे?
अर्थमेटिशियन थे। इन्होंने एक थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक रूल अप्लाई किया था जिसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष एवं भूल विधि। प्रत्यक्ष एवं भूल विधि यानी हम इस जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उनकी विधि अपनाते हैं जिसमें हम कुछ गलतियां करते हैं, ठीक है, और कुछ को प्रमाणित करते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको सही से बैठाना शुरू करें तो कौन सा, अब इस पर हम देखिए यही रूल अपनाएंगे। क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमें फाइंड नहीं पर बी की वैल्यू फाइंड है। बी का मतलब हो गया 2 है ना, और 2 में किससे गुणा करें, सपोज u से करते हैं। ठीक है, चलिए u से करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1 शेष बचता है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 गिनने पर कितना बचेगा, 1 शेष बचेगा। अगर इसी तरह हम दोबारा a की मान वैल्यू ज्ञात करें तो अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और कितनी बार करेंगे वो नहीं मालूम, तो उसको हमने सपोज v ले लिया। v करें तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, यानी हमारे पास q की वैल्यू बदल रही है, q, ये q की वैल्यू है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 अगर गिने तो हमारे पास w, तो क्या बच रहा है, 3। इसी तरह से 5 से करें x, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और अगर हम 6 से करें तो हमारे पास कितना बचेगा, 5। 6 से करेंगे तो 5 बचेगा। और लास्ट हमारे पास 7 से करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 0। तो वो नंबर कौन सा है, तो अगर हम इसको उल्टे से शुरू करें तो हमारे पास वो नंबर क्या है वो निकल आएगा। तो प्रत्यक्ष एवं भूल विधि में हम जांच करते हैं। ठीक है, तो जांच करने के लिए हम नंबर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 190। अब हम इसे चेक करते हैं, तो अगर हम 7 को करें तो 17 टाइम्स तक करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 17 प्लस 0, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई, 17। ठीक है, अब हम दोबारा आते हैं, a इज इक्वल टू 119 है। अगर हम इसमें बात करें, चलिए अब हम इसमें बात करते हैं 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई कितना, 619, और रिमाइंडर कितना आएगा, देखिए इसमें 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 1 जा 6, 5 बच्चा 59 हुआ। ठीक है, 1 59 होगा। ठीक है, तो 5 आएगा। चलिए 6 का अगर हम करते हैं, अब 119 है तो 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 मल्टीप्लाई 19 प्लस 5 इजक्वल टू, अब यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी है, 19 है। फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो a की वैल्यू 119 है, यानी 119। अब इसमें हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 2 जा 10, ठीक है, 19 हो गया, 5 3 जा 15, 4 बचेगा। यानी अगर हम बात करें किसकी, x की, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 23। इसी तरह से अगर हम फिर 119 लिए, अब हम किससे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 2 जा 8 39 हुआ, 4 9 जा 36, ठीक है, 3 रिमाइंडर बचा। अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, w की, तो w की वैल्यू कितनी है, 9, w की वैल्यू 29 है। ठीक है, इसी तरह से 119 है, अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, देखिए 3 3 जा 9, 10 11, 2 बचा, 29, 3 9 जा 27, 28 29, 2 बचा। यानी अगर हम बात करें v की, तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई, 39। और अगर हम बात करें कि अगला 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, देखिए 2 5 जा 10, 119, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ठीक है, +1। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर u की, तो u की वैल्यू कितनी है,
9। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमने क्या किया, इसको क्या किया, प्रत्यक्ष एवं भूल विधि से सॉल्व किया। तो हमारे पास जो वैल्यू आई कि यानी उस टोकरी में कितने अंडे थे, तो पता चला उस टोकरी में 119 अंडे थे। कितने अंडे थे? 119 अंडे थे। फिर से सुनिए, एक टोकरी थी, उस टोकरी में से कहा गया कि ऐसे करिए कि 2-2 अंडे अगर आप निकालते हैं तो उस टोकरी में कितने अंडे शेष बचते हैं? 1। अगर आप 3-3 की संख्या में आप टोकरी से अंडे गिनते हैं तो कितने बचते हैं? 2। अगर आप 4-4 की संख्या में अंडे बाहर करते हैं तो कितने बचते हैं? 3। और अगर 5-5 की संख्या में अंडे बाहर करते हैं तो कितने बचते हैं? 4। और अगर 6-6 की संख्या में अंडे बाहर करते हैं तो कितने बचते हैं? 5। और अगर 7-7 की संख्या में अंडे बाहर करते हैं तो एक भी अंडा नहीं बचता है। तो पूछा गया टोटल टोकरी में कितने अंडे थे, तो हमारा उत्तर आया, यहाँ पर हम लोगों ने जो मेथड अपनाया था वो था यूक्लिड डिवीज़न प्रमेय का, ठीक है। और यूज़ करते समय हम लोगों ने जब यूज़ किया तो हमारे पास कई सारी गलतियाँ आई, यानी आप इसको एक्सपेरिमेंटल बेस पर लगाएंगे जब आप कई सारी मेथड, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू जानने के लिए यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पर टोकरी में अंडों की संख्या कितनी थी? 119, यानी 119 अंडे थे। अब आइए हम जानने की कोशिश करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो ये जो प्रमेयिका है इसको हम स्टेप टू स्टेप चलते हैं तो हमारे पास जो सॉल्व सॉल्यूशन होता है उसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 की अगर हम स्टार्टअप करें तो वहाँ पर हम देखेंगे, चलिए अब इस एक्सरसाइज 1.1 की स्टडी करते हैं और जानते हैं कि हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कैसे उपयोग होता है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास SCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? SCF। और SCF में हमारे पास 2 नंबर दिए गए हैं। पहला नंबर है 135 है, एक्सरसाइज है 1.1। आज से स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चों अपनी नोट्स बना लीजिए और उसमें एक एक सवाल को क्रम से सॉल्व करते चलिए। तो आज हमारा टॉपिक है, मैं पहला सवाल पढ़ रहा हूँ, निम्नलिखित संख्याओं का SCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी हमारे पास 2 नंबर दिए गए हैं। पहला नंबर है 135, पहला सवाल है, पहले का ए पार्ट है 135 एंड, और दूसरा नंबर है 225। चलिए अब इसको हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के थ्रू सॉल्व करेंगे, लेकिन स्टेप टू वाइज चलना है, इसलिए हम इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो याद रखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? A = BQ + R। अब यहाँ पर हमारे पास A होना चाहिए और B होना चाहिए। तो A की वैल्यू कितनी है? जो बड़ी वैल्यू है वो A की है, यानी 225, और जो छोटी वैल्यू है वो B की वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं, किससे? 135 से, किस में? 225 से। 1 बार अप्लाई होगा, ठीक है। 135 0 9, ठीक है, और ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो ये फार्म आया, इस फार्म में अगर हम इससे लिखें तो कैसे लिखेंगे? हमारा भाज्य जो होगा, भाज्य वो होगा 225, और B की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 135, और Q की वैल्यू की बात करें तो Q की वैल्यू है 1, और हमारा रिमाइंडर आया है 90, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा स्टेप होगा वो हमारा जो चलेगा इससे और इसके बीच में चलेगा, यानी 135 और 90 के बीच में। अब इन दोनों में ये बड़ा है तो यानी ये A की वैल्यू हो गई और ये B की वैल्यू हो गई। डिवाइड करते हैं 90 से, तो 135 कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, तो ये 90 हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5, ठीक है, और ये हो गया 45। अब हम यहाँ पर यूज़ करें तो A B, यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू थी 135, B की वैल्यू 90। पुट करें तो A की वैल्यू 135 = B की वैल्यू 90 × 1 + 45। यानी अगर हम यहाँ R की वैल्यू जाने तो R की वैल्यू हमारी यहाँ क्या थी? 90 थी।
लेकिन यहाँ r की वैल्यू कितनी है 45 है। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 90 और 45 के बीच आएगी। तो हमारे पास ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। डिवाइड करते हैं 45 से 90 में, तो कितनी बार जाएगा 45 टू जा 90 यानी 45 दूना 90 कट गया। तो अब इसे हम लिखें तो कैसे लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, यानी यहाँ r की वैल्यू रिमाइंडर 0 आ चुका है। जहाँ पर जिस प्लेस पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका जो हमारा क्या होगा b की वैल्यू जो होगी, b की वैल्यू जो होगी वही हमारा क्या कहलाएगा SCF। तो SCF जो होगा वो हमारा क्या होगा 135, 225। SCF जो होगा इसका कितना होगा 45। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इस तरह हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर है उसको बेसिकली a मानना है और जो उससे छोटा नंबर है उसको b मानना है, फिर डिवाइड करके उसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख लेना है। r मीन्स रिमाइंडर होता है। अब जो अगला प्रोसेस होगा उसमें b और r की भूमिका होगी। जो b होगा वो a में कन्वर्ट होगा, जो r होगा, जो b की वैल्यू होगी वो a में कन्वर्ट होगी और जो r होगा वो किस में जाएगा b में जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह से अगले स्टेप में, फिर अगले स्टेप में, यानी ये 3 स्टेप में चला है। स्टेप 1, ये स्टेप हमारा 2 है और ये हमारा स्टेप 3 है, यानी तीसरे स्टेप में हमें आंसर फाइंड हुआ। इसलिए इसका अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो ये 3 स्टेप, यानी इसका एल्गोरिथम 3 स्टेप में चला है और 3 स्टेप बाद हमें आंसर मिला है। ठीक है, तो अगर हम बात करें SCF फाइंड करने के लिए तो सबसे आसान मेथड है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। ठीक है, अब इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2, 3 एंड 4, 5 इनकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।